मुझे चाहने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे आप। हमारे जीवन में राजनीति से हटकर सामाजिक आर्थिक रूप के अलग अलग पैरामीटर हैं। अनफिल्टर्ड बाय रजीब में मैंने आपको कई मशहूर हस्तियों से मुखातिब करवाया, रूबरू करवाया और उनके विचार जानने की कोशिश की, ताकि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं अपने जीवन में, वो कैसे आगे बढ़े, उन चीज़ों से मैं और आप रूबरू हो सकें और हम भी उनकी पॉजिटिव चीज़ों को अपनाएं। अब तक लगभग राजनीतिक मंच पर पॉडकास्ट हो रहे थे, अभी एक सामाजिक मंच का पॉडकास्ट है, इसलिए आज मैं आपको लेकर आया हूं तलवाड़ा के हलेड़ गांव में अपना हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से रूबरू करवाने, जो एक मशहूर सोनोलॉजिस्ट हैं, साथ में सर्जन हैं और जनरल फिजिशियन हैं। वो उनको लगभग मेडिकल फील्ड में लगभग 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। दूर दूर से उनके पास लोग अपनी तकलीफ को लेकर आते हैं। कई लोग स्कैन करवा रहे, कई लोग एक्सरे करवा रहे। हिमाचल के कोटला, फतेहपुर, ज्वाली, जौरबड़ या पंजाब के कमाई देवी, नरंगपुर, कोठी, दसूहा, मकेरियाँ, टांडा तक के पेशेंट वहाँ आपको मिलेंगे। जब आप सुबह सुबह 9 बजे आप वहाँ जाते हैं तो उनकी तकलीफ़ को मैंने देखा और मैंने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनकी मुश्किलों को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको मिलवा रहा हूँ डॉक्टर श्री नरेंद्र सिंह जी से, जो एक मशहूर सोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और सर कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया। वेलकम सर, आपका शुक्रिया। आपका स्वागत है अनफिल्टर्ड बाय रजीब में। मेरी कोशिश थी कि आपसे आपको मैं अपनी ऑडियंस से रूबरू करवाऊं। थैंक यू सर। तो लेकिन आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। जी सर। मैं 2-3 बार कोशिश किया, उसके बाद आज आपने मुझे टाइम दिया, क्योंकि दिन भर आप बिजी रहते हैं, अभी भी थके हुए होंगे। तो कोई नहीं तो सर, आप बात करने को कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल सर। ओके। तो डॉक्टर साहब कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर अपना इस फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में? लगभग मेरे को 25 ईयर्स हो गए हैं मेडिकल फील्ड में। ओके। 25 साल हो गए हैं। मैंने इसमें सर्जरी में हॉट जॉब भी करी है, अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग भी करी है और मैंने जगह जगह से एक्सपीरियंस गेन किया है इनका, सभी डिपार्टमेंट का, पीडो का, ऑर्थो का, सर्जरी का, मेडिसिन का, सोनोलॉजी का। ओके। तो कितने आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तलवाड़ा हमारा कंडी एरिया है डॉक्टर साहब, तो आपको मतलब क्या लगता है कि जैसे यहाँ पर पेशेंट को समझाना एक होता है कि जो कई लोग गांव के लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, कई बुजुर्ग हैं, है ना, उनके साथ कैसे आप अपना तालमेल बैठाते हैं, कैसे कम्युनिकेशन जो गैप होता है उसको कैसे कम करते हैं, क्योंकि पेशेंट आपकी तारीफ बहुत करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि जो हमारे गाँवों के लोग होते हैं या देहातों के, विलेज के, उनको बेचारों को इतनी मेडिकल की नॉलेज नहीं होती। उनको उनकी भाषा में ही समझाना पड़ता है। जैसे हम बोल देते हैं ओवरियन सिस्ट एलोपैथी में, और पंजाबी में, हिंदी में बोलेंगे पिपाने वाली रसौली है। हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि मरीज को ईजिली समझ लग जाए। इस चीज़ का यानी कि हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके। तो अभी एक होती है अल्ट्रासाउंड, जैसे पेशेंट डॉक्टर साहब कह रहा है कि यार मैंने स्कैनिंग करवानी है ना, तो एक होता है कि मैंने स्कैनिंग, आम भाषा में उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो अभी जो सुना मैंने आपके यहाँ देखा भी, आप उसको बता रहे, जब मैंने इससे पहले आपके साथ बात की, आपने मुझे अल्ट्रासाउंड सेक्शन में आप ले गए। इसी हमारा 3D अल्ट्रासाउंड पिक्चर है प्रेग्नेंट मदर का, और फेशियल प्रोफाइल फीटस का कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो नोज और आंखें, लिप्स, लेफ्ट लिप हम इसमें बड़ी इजीली रूल आउट कर सकते हैं, या फेशियल एनोमलीज को रूल आउट कर सकते हैं। तो इसमें ये एनोमलीज नहीं है। फेशियल प्रोफाइल बहुत अच्छी पिक्चर आई है। ये उसमें 3D और 4D का है, ये क्या सीन है? मतलब इसमें और जो पुराना टेक्निक थी उसमें क्या फ़र्क है? हाँ, ये पहले 2D होता है, ब्लैक एंड वाइट 2D होता है। उसमें हमें पेशेंट का इनके लेटरल साइड ही नज़र आती हैं और अंटीरियर साइड नज़र आएगी। जो 3D है उसमें पेशेंट का पूरा प्रोफाइल नज़र आ जाता है, सामने आगे का पूरा 3D डिमेंशन नज़र आ जाता है।
इसलिए उसको 3D बोलते हैं। जो लाइव होता है जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं 3D, उसको जो लाइव 3D होता है उसको 4D बोलते हैं लाइव को। उसमें फेशियल बच्चे के फिटस जो है उसके फेशियल प्रोफाइल, जहाँ स्पाइन का देखना पड़ता है, कोई स्पाइन में लीजन तो नहीं है, जहाँ ब्रेन में इंस्केफेलाइटिस तो नहीं है, सारा इंसफेलोसील होती हैं, ये देखनी पड़ती हैं। और किडनी का डॉपलर लगा के, जहाँ 3D लगा के किडनी के भी देखने पड़ते हैं, फीटस के या अडल्ट के भी। आपको ये आसान लगता है? अभी टेक्निक नई आई है तो आपको आसानी होती है, जल्दी होता है, टाइम की बचत है, क्या है? हाँ, ये देखो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है, ये आसान चीज़ें नहीं हैं। मैं अल्ट्रासाउंड में ही, जब कोई भी किसी भी फील्ड में कोई भी इंसान है जो बोलता है मैं बड़ा माहिर हूँ, वो किसी न किसी जगह पे फंस जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़, हर एक फील्ड में लगा लो, कोई सर्जरी है, मेडिसिन है, जैसे अल्ट्रासाउंड में ही कई ऐसी दुविधा में इंसान को डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये है कि नहीं है। तो 3D 4D तो ईजी है, बाकी जो अल्ट्रासाउंड है वो इटसेल्फ काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इतना ईजी नहीं है, उसमें बड़ों को गलती लग सकती है। ओके, अभी हमने सुना है डॉक्टर साहब, अभी अक्सर आम बोलचाल में अभी नई टेक्निक एक आई है, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय लेवल 2 अल्ट्रासाउंड? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हाँ, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जो है ये प्रेग्नेंट लेडी में, प्रेग्नेंट मदर में जो 18 से 22 वीक्स तक प्रेगनेंसी होती है उसमें किया जाता है। इसमें जो है एक तो डॉपलर स्टडी, ब्लड वेसल की स्टडी की जाती है कि ब्लड वेसल का जो प्लेसेंटा से बच्चे से ऑल को, ऑल से प्लेसेंटा को, जो ऑल से बच्चे को जो फिटस सर्कुलेशन चल रही है उनका फ्लो देखना पड़ता है कि ये फ्लो ठीक चल रहा है, कहीं रिवर्स तो नहीं है, या अम्बलाइकल आर्टरी 2 है या 1 है, अम्बलाइकल वेन ठीक है, उसका फ्लो रिवर्स तो नहीं आ रहा कहीं। और अनोमली स्कैन में साथ में सारा कुछ हमें बच्चे के एक चीज़ को देखना पड़ता है, गुर्दों को, आँखों को, नाक को, कान को, स्पाइन, पूरी स्पाइन देखनी पड़ती है, डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, क्लब फुट देखना पड़ता है, पैर कहीं उल्टे तो नहीं है, हाथ की फिंगर्स तक देखना पड़ता है, टोज तक देखना पड़ता है, इनकी बड़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। कुछ तो चीज़ें होती हैं जो कि हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि ये है, कुछ तो माइक्रो लेवल तक होती है, वो अल्ट्रासाउंड नहीं डिटेक्ट कर पाता। जैसे मान लो बच्चे को शुगर है, शुगर में अब हम उसको नहीं बोल सकते भी अल्ट्रासाउंड में भी बच्चे को शुगर है। हाँ, बच्चे को कॉन्जेनिटल अनोमली है, जो मान लो किसी का एक हाथ नहीं बच्चे का बना, उसको कॉन्जेनिटल अनोमली में लेते हैं हम। ये हमारे किसी पेशेंट की इकोकार्डियोग्राफी है और इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीजन मिक्सोमा बड़ा अच्छा एप्रिशिएट हो रहा है और ये कार्डियक पेशेंट है और ये हमारे अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है। इसको पहले से अच्छी खासी रिकवरी है। अब पेशेंट को मिक्सोमा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का एपेक्स में अटैच्ड है, ये मिक्सोमा लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीजन है। एम्बोलाई के रिस्क तो चलो रहते ही हैं, बाकी मैक्सिमम कोशिश होती है कि इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन कम थी, उसमें सारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी काफ़ी इम्प्रूव्ड है पेशेंट का फेस तो नहीं हम चलो दिखा सकते, सीक्रेसी रखनी पड़ती है। ये इकोकार्डियो की भी फैसिलिटी है हमारे, इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड के 2D, और इवन की कलर भी देख लेते हैं हम, इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह और रिगर्जिटेशन वगैरह, या कोई मास लीजन हो, जैसे कि आपके सामने ये मास लीजन आया हुआ है, तो जरूरत पड़े तो हम हायर सेंटर भी पेशेंट को भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें सर्जरी का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। अगर इसकी सर्जरी करनी पड़े तो लाइफ भी रिस्क में रहती है, कई कुछ देखना पड़ता है, खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। अगर पेशेंट गरीब हो तो फिर कहाँ इतना खर्चा कर पाएगा। मैं डॉक्टर साहब जब कल यहाँ परसों 2 दिन पहले आया था आपसे अपॉइंटमेंट लेने, तब 2 यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरीज आपने करवाई थी, काफ़ी रश था बाहर, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन वगैरह इस चीज़ की भी सुविधा दे रहे हैं आप? हाँ जी, हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है, अगर ज़रूरत पड़े तो बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी भी करवा सकते हैं। अगर कोई क्रिटिकल केस है, अगर कोई हाँ इंडिकेटेड हो कि ये सिजेरियन ही होगा, जैसे कि मान लो CPD होता है, स्वेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होता है, या बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में चला गया, वो तो अल्ट्रासाउंड से हमें पता लग जाता है ना कि बच्चे का दम घुट रहा है या बच्चा पोटी करने वाला हो गया। एक पेशेंट है जैसे उसको 3 दिन से लेबर पेन्स थी, और जब हमारे पास आए रात को 12:30 बजे तो हमने देखा कि ये तो बच्चा फीटल डिस्ट्रेस हो गया है, तो उसको इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा। तो जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, हमारा तो यही मोटिव होता है कि जो भी आए स्वस्थ जाए। ओके, मतलब ज़्यादा रेफर किसको करते हैं आप, ज़्यादा प्रेफर किसको देते हैं आप, नॉर्मल डिलीवरी या? नहीं, नॉर्मल को हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि नॉर्मल करना ज़्यादा अच्छी बात है। सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं,
अच्छा, इसके अलावा कोई एक्सीडेंटल केस हो या मतलब किस डिजीज का आप ट्रीटमेंट आप करते हैं? हम सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, ऑर्थो का, इन अल्ट्रासाउंड का ये मेन देखते हैं। और जो रोड साइड एक्सीडेंट है उसको तो पहले MLC वगैरह सरकारी में भेजना पड़ता है, फर्स्ट एड करके भी आप सरकारी में अपनी रिपोर्ट करवा लो, उसके बाद आप आ जाओ। उसका मेडिको लीगल एक्शन लेना होता है, पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, वो चीज़ एक अलग इशू हो जाता है। लंबी प्रोसेस। हाँ जी, लंबी प्रोसेस है। तो चलो एक बार मेडिकल लीगल हो गया, उसका फिर वो जहाँ से मर्जी करवाए, उसके ओपिनियन देने होते हैं, ऑर्थो के ओपिनियन या सर्जरी के ओपिनियन, और कंसर्न डॉक्टर से हम उसके ओपिनियन ले सकते हैं पेशेंट को दिखा के। ओके, मतलब आम बोलचाल की भाषा में जैसे कि गाल ब्लैडर स्टोन है, आम आजकल प्रॉब्लम है ना, किडनी स्टोन है, पित्ते की पथरी वगैरह, तो उसमें पहले सिस्टम होता था कि ऑपरेट होगा, एडमिट रहेगा। अभी इसमें कोई नई टेक्निक जैसे आई है कि हमने सुना है, अभी हमें तो हुई नहीं है, लेकिन मतलब रब करे ना ही हो, हमने सुना है कि मतलब लेंस की लेजर टेक्निक से, ऐसा कुछ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बड़े ही पब्लिक को मैं बताना चाहता हूँ, वे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो हमारी जो गाल ब्लैडर के साथ एक नस लगती है, वो CBD होती है, उसका कैलिबर नॉर्मली 10 से नीचे होता है। तो जो कैलकुलस से छोटे छोटे ग्रेन्यूल है, जैसे सरसों के दाने हैं, ये तो दवाई से भी निकल सकते हैं, लेकिन भी आके यही सवाल करते हैं कि यार क्या दवाई से चले जाएंगे। क्वेश्चन ये होता है कि ये उनका जो पित्ते की पथरी है उसका साइज कितना है। अगर छोटे छोटे साइज हैं तो वो दवाई से भी जा सकते हैं, उसके लिए स्पेशल मेडिसिन होती है, उससे भी जो बड़े साइज में पथरियाँ होती हैं, जैसे 9 mm, 10 mm, 11 mm तक, इससे ज़्यादा बड़ी जो हो जाती हैं, वो उनका फिर CBD से निकलना, गाल ब्लैडर से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ता है। उसके लिए दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं, जिनका नाम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं। उसके लिए पूरी टीम आती है, एनेस्थीसिया डॉक्टर आते हैं, वो मेडिकल करते हैं। सबसे पहले तो हम खुद ही उसको जाँच कर लेते हैं कि ये सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं है। फिर हमारी टीम प्रॉपर उसको जाँच करती है, अगर फिट होगा तो करते हैं, नहीं तो उसको आगे रेफर कर दिया जाता है रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में, भी आप फलानी जगह चले जाओ। ओके, पूरे दिन काम करने के बाद बंदा थक जाता है, एक कंडीशन में रिलैक्स चाहिए उसको। जैसे पेशेंट भी हॉस्पिटल में बैठे बैठे थक जाते हैं, यार कब नंबर आएगा। अभी सुबह मैं देख रहा था वो लोग जल्दी में थे, काफ़ी भीड़ थी स्कैनिंग वालों की, क्योंकि आपके पास टेक्निक नहीं है। जिनको पता है वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि साफ उसमें रिजल्ट आ रहे हैं। चाहे एक्सरे का ले लो, मैंने एक्सरे का भी देखा है ना। तो आप मतलब आप किस तरह से खुद को रिलैक्स रखते हैं पूरे दिन? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं सर्जरी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल जलंधर में था, 2001 में मैंने 2 सर्जरी की हॉट जॉब करी है, और 1 साल मैंने लगातार वहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट में काम किया है। और मैंने इतना काम किया है क्योंकि मेरे 2 कॉलीग होते थे, वो दोनों छुट्टी पे रहते थे। एक लड़की की मैरिज हो गई थी, दूसरे के सिस्टर की मैरिज थी, तो उनकी ड्यूटी भी मुझे ही करनी पड़ती थी। OT में भी चलो सारा दिन पूरा ड्यूटी, इवन कि मैं पेशेंट के बेड के साथ ही वहाँ सो जाता था। इतना नहीं कि दिन पूरा रात काम करना। सारा वार्ड 70 पेशेंट हमारे वार्ड के होते थे, उनमें से 7-8 पेशेंट बर्न के होते थे, 10-12 OT भी जो सर्जिकल कॉल आनी, तो डॉक्टर साहब ने बोलना भी निरंतर देखिए मुझे क्या सर्जरी की क्या प्रॉब्लम है और हमें आके इन्फॉर्म करो। तो वहाँ से मैंने बहुत लर्न किया। डॉक्टर बबूता होते थे हमारे इधर, सिविल सर्जन भी रहे पहले, तो मैं उनसे बहुत सीखा। एक साल मैंने इतनी मेहनत करी, यानी कि अब तो ना मेहनत करना अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। चाहे रात भर जगा के रखो, पूरी लगन से काम करते हैं, और लोगों का प्यार पूरा मिला है। और शायद यही मैं लकी पर्सन हूँ कि जनता का प्यार मिला मुझे इतना, बहुत सपोर्ट मिली, लोग बेचारे बहुत प्यार करते हैं मेरे को। याद करते हैं आपको काफ़ी, आपका बिहेव बहुत अच्छा है। मैं सबका थैंकफुल हूँ। अगर हम अच्छे रहेंगे तो पब्लिक ऑटोमेटिकली, मिरर में आप अपनी ही शक्ल देखेंगे। अगर आप स्माइल करेंगे तो मिरर भी, इमेज भी आपका स्माइल करेगा। आप स्माइलिंग फेस रखेंगे तो सब, आप अच्छा बिहेव करोगे तो सोसाइटी से, यूनिवर्स से आपको वही रिटर्न में मिलेगा। तो आपकी डॉक्टर साहब हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़, कई बार जब हम फ्री होते हैं तो हम गिटार बजा लेते हैं और पेंटिंग भी कर लेते हैं। ये जो पेंटिंग आपने सामने बनाई है, मैं ऑडियंस को इसकी क्लिप दिखा रहा हूँ फोटो में, ये आपने खुद बनाई है? हाँ जी, ये मैंने खुद बनाई है। मेरे नर्सिंग स्टाफ भी साथ में था। मैंने कलर, वैसे जब कभी फ्री होते हैं तो कुछ स्टाफ को भी बताते रहते हैं। तो यहाँ गिटार, मेरा बेटा है वो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो हम गिटार बजाते हैं जो फ्री होते हैं। कोई फंक्शन होता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं तो... अगर आपकी इजाज़त हो डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी क्लिप जो आपने मुझे दिखाई थी वो आपके पॉडकास्ट में डालूंगा।
वो हमारा सौभाग्य है सर, है ना? वी आर लकी पर्सन, आपने ऐसा सोचा हमारे लिए, है ना? डॉक्टर भगवान का रूप होता है। और जिस तरह से मैंने आपको रीड किया पिछले 2-3 दिनों में, आपसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपके हॉस्पिटल में, मेरा तीसरा या चौथा राउंड है, तो मुझे लगा कि आप एक बेहतरीन आदमी हैं। जैसे आपने बोला डॉक्टर भगवान है, मैं तो मरीजों को भी भगवान बोलता हूँ। जो आपके दर पे आ गए हैं ना, उनमें भगवान का वास होता है। भगवान कोई साक्षात नहीं आते सामने, ऐसे इसी ही रूप में आते हैं। जैसे आप बोलते हैं डॉक्टर भगवान है, हम भी बोलते हैं जो मरीज है वो भी भगवान ही है। पता नहीं भगवान किस रूप में हमारे परीक्षा लेने आ जाएगा। अगर आपने गलत काम किया तो भगवान आपकी पावर में विड्रॉ भी कर सकते हैं। मैंने जब हॉस्पिटल में आपका देखा अंदर से, तो ओपीडी है आपकी और इंडोर वगैरह भी है, आपने बेड वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पेशेंट को रिलैक्स रहता है। अभी भी 5-6 पेशेंट एडमिट हैं, तो इनका किस तरह से ध्यान रखते हैं आप? रात को स्टाफ होते हैं हमारे, जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होते हैं तो स्टाफ होते हैं हमारे, दिन डे पर नाइट होते हैं। लेबॉर्ट्री की है फैसिलिटी है, वेंटिलेटर की फैसिलिटी है हमारे पास, लेबॉर्ट्री की इंडोर है, एक्सरे ईसीजी की फैसिलिटी 24 घंटे है। तो अकॉर्डिंग टू नीड हम स्टाफ एडजस्ट कर लेते हैं। अभी अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ठीक है, अभी ईसीजी वगैरह, इको वगैरह आप करते हैं, है हाँ ना? जी। तो इंडोस्कोपी आप कर लेते हैं? एंडोस्कोपी के लिए डॉक्टर साहब बुला लेते हैं हम। ओके। एंडोस्कोपी है हमारे पास। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, ये ओटी लाइट है, ओटी टेबल है, ये वेंटिलेटर है। अगर पेशेंट का किसी का सांस रुक जाए तो हम वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाल सकते हैं। और ये हमारा कार्डियक मशीन है, कार्डियक मॉनिटर है। और ये रेडिएंट वार्मर है, न्यू बॉर्न बेबी को गर्म रखने के लिए। इधर न्यू बॉर्न डिलीवरी होती है और पेशेंट इसमें गर्म रहता है, बच्चा गर्म रहता है एग्जामिन के लिए। ये हमारा डिफिब्रिलेटर है। अगर फिब्रिलेशन किसी पेशेंट को हो जाए तो हम उसको डिफिब्रिलेटर है, इसको शॉक से शॉक दे सकते हैं, जैसे कि फिल्मों में भी दिखाते हैं, ऐसे शॉक देने हैं, ठीक है। ऐसे हार्ट किसी का ब्लॉक हो जाए, हार्ट पंपिंग बंद कर दे, तो इसको कार्डियक शॉक देना पड़ता है और पेशेंट रिवाइव कर सकता है। और सर्जरी के दौरान कई बार ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि हार्ट बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, तो डिफिब्रिलेटर उसके लिए काम करता है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि जैसे लैब भी है ना, टेस्ट वगैरह, किस चीज़ के ज़्यादा पेशेंट हैं यहाँ पर? मतलब ज़्यादा अमूमन लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है? ऐसे स्पेसिफिक बोलना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक नहीं बोला जा सकता। अलग अलग वैरायटी के पेशेंट चले ही रहते हैं। मान लो ज़्यादा करके पेशेंट तो हमारे किडनी स्टोन वगैरह, गाल ब्लैडर, गाल स्टोन के या इंटाइटिस के पेशेंट ज़्यादा होते हैं, जिनको पेट में दर्द रहती है, कुछ खा लिया, गलत खा लिया, कुछ जैसे बैंगन या राजमा या चने खा लिए, उससे गैस ज़्यादा बन जाती है और कोल की पेन रहती है। ज़्यादा करके इंटाइटिस वगैरह, इंटेस्टाइन की सोजिश की पेशेंट ज़्यादा रहते हैं। इसमें पेशेंट बोलता है कभी मेरे इधर दर्द होती है, कभी इधर से हट के इस तरह हो जाती है। ये जो इसकी इंटेस्टाइन की पैथोलॉजी होती है या इंटाइटिस है, इसकी पेन मूवेबल होती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। जो किडनी स्टोन की है वो फिक्स रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। वो जेनिटली को जा सकती है या यूरेटर को या फिर रीनल एरिया में जाती है दर्द। तो इस तरह से कुछ क्लिनिकली भी पता लग जाता है, तो बाकी टेस्ट कर लेते हैं। बाकी टाइफाइड तो चले ही रहते हैं, टाइफाइड का तो ये तो एंटेरिक डिजीज़ है, ये तो चल ही रहती है इसके पेशेंट। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के लिए क्या चुनौतियां हैं आज, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो? क्या क्या आपके सामने दिक्कतें आती हैं? हाँ जी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि पेशेंट मान लो सीरियस है और पेशेंट अटेंडेंट को बता दिया गया है कि आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, और पेशेंट आगे से जब बोलते हैं ना, हम सलाह करते हैं, घर बता के आते हैं, ये करते हैं, क्योंकि पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता। कई बार
फिर उसको वापस भेज दिया जाए, पीछे को भेज दिया जाए, उसको आगे हायर इंस्टीट्यूट में रेफर करना होता है। फॉर एग्जांपल कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट आ गया, आया अल्ट्रासाउंड कराने, जब हमने क्लिनिकली देखा तो उसको निकला हार्ट अटैक, उसकी ECG करी स्पेशली, मैंने बोला नहीं पैसे देने ना दो, पर ECG बड़ी ज़रूरी है, ECG में उसको पूरा हार्ट अटैक के पिक्चर आए, तो हम उनको बोल रहे हैं भी ले जाओ, इसको स्टंट पड़ेगा, टांडा मेडिकल कॉलेज ले जाओ, जहाँ भी लेके जाना है ले जाओ। तो वो पेशेंट कई बार बोलते हैं, सलाह करते हैं, हम आए तो इस काम से थे, ये ऐसी यानी कि ना इस बड़ी दुविधा वाला ऐसा सीन डेवलप हो जाता है। ECG तो इतना कॉस्टली भी नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं, हमें तो पेशेंट की प्रायोरिटी लेनी है, पेशेंट पैसे दे तो चाहे ना दे, हाँ। हमने उसको पिन पॉइंट बना के बताना है कि आपको ये बीमारी है। ECG 150, 200, 300 की कितने की होगी चलो, पर उससे बीमारी का इंटरनली पता लग जाता है, एग्जैक्ट पता लग जाता है, और जहाँ भी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा वो एकदम देख के वो बता सकता है कि हाँ यार इसको तो ये पैथोलॉजी है, हार्ट की बीमारी है। उस हिसाब से वो आगे आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह, जहाँ स्टेंटिंग वगैरह जो भी है वो प्लानिंग आउट कर सकते हैं। आपके डॉक्टर साहब इस हॉस्पिटल में आपके मेडिकल असिस्टेंट हैं, आपकी वाइफ भी हैं, डॉक्टर हरजिंदर कौर जी, तो उनकी किस तरह से मदद रहती है आपको? जैसे हमारा शादी को 25 साल हो गए, तो जो भी केस है हम मैडम से डिस्कस करते हैं, उनको बताते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं, भाई ये देखो ऐसा है, इसको ऐसा करना है, ये ऐसा है, ऐसा करना है। एक जैसे हमने तो मेडिकल कॉलेज में 10 साल लगाए होंगे, तो मैडम ने 25 साल हो गए मेरे साथ। 25 साल में कोई भी इंसान अगर डॉक्टर के साथ रहेगा तो सीख ही जाएगा, कम से कम काफ़ी सीख जाएगा। और सेकंड थिंग है कि मेरे को भगवान की कृपा से काफ़ी नॉलेज है, तो मैं तो यानी कि जैसे स्टाफ है उनको गाइड कर सकता हूँ कि आप ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, और उससे सुविधा हो जाती है। बाकी जैसे मैडम मेडिकल फील्ड के हैं तो उनको थोड़ा सा ईजी रहता है समझाना, जहाँ ऐसे मेरी असिस्टेंट्स मदद करने में आसानी रहती है। तो डॉक्टर साहब जो आपके मेडिकल असिस्टेंट हैं डॉक्टर हरजिंदर कौर, उनकी आप किस तरह से मदद लेते हैं अमूमन? हाँ, ऐसे है कि जैसे मान लो हमने TVS करना है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करनी है लेडीज़ की, तो वो साथ में खड़े होते हैं, तो लेडी स्टाफ के साथ वो भी खड़े होते हैं, तो फीमेल पेशेंट को ऐसे हेसिटेशन नहीं होती इतना। और सेकंड में मान लो कई लेडीज़ ऐसी आती हैं जो कि बोलती हैं हम उनको पर्सनल ऑर्गन में या प्राइवेट ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है, वो फिर तो वो मैडम को फ्रैंकली बता देते हैं, फिर मैडम मेरे को बता देते हैं कि इन्होंने ये हिस्ट्री में बोला है, तो मैं मैडम को बता देता हूँ इसको ऐसे ऐसे हम कर लो, मैं रिटर्न दे देता हूँ कि ऐसे ऐसे कर लो, वो मैडम ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से मैडम का मेरे को बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, हेल्प रहती है। और पेशेंट भी हमारे इसीलिए लेडी पेशेंट काफ़ी मैडम को पसंद करते हैं कि मैडम प्यार से सारी हिस्ट्री ले लेते हैं उनकी और मेरे को बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं बता देता हूँ इसको ऐसे कर लो। मैंने सुबह पेशेंट से बात की, उन्होंने ये कहा कि मतलब मैडम अच्छी तरह समझाती है और मेडिसिन वगैरह। हाँ, लेडी की जब बात आती है ना, हाँ। तो फिर मैं इस चेयर पे मैडम होती है, इस पे मैं बैठा होता हूँ। अगर लेडी ने कोई पर्सनल बात करनी होती है तो मैं पूछ लेता हूँ, तो फिर मैं चेयर छोड़ के चला जाता हूँ, तो फिर मैडम उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो फिर मेरे को बता देते हैं। तो फिर जब रूटीन में पेशेंट फॉलोअप के लिए आते हैं तो मैडम मेरे को बता देते हैं कि इनको इम्प्रूवमेंट है या इनका ये है, फिर मैं मैडम को गाइड कर देता हूँ, फिर मैडम उस तरह से वो कर लेते हैं। मतलब मैडम के साथ उनका पेशेंट का ज़्यादातर इमोशनल टच है डॉक्टर साहब। हाँ, आपके साथ तो है ही है, जो भी पेशेंट है लेडीज पेशेंट का मैडम के साथ इमोशनल टच है। हाँ, क्योंकि मैडम फिर जैसे हमारे जो उनका बिहेव है, जो उनका मतलब उनके साथ पेशेंट के साथ जो मैडम का आई कांटेक्ट है ना, एक कहते हैं फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना, दिमाग में क्या चल रहा है वो नक्श रहता है। आप पढ़े लिखे हमसे ज़्यादा, आपको ज़्यादा पता है, पर वो उनके साथ जल्दी अटैच हो जाते हैं पेशेंट के साथ। कई पेशेंट हमारे हैं, बहुत पुराने पेशेंट हैं, 15 20 साल से चले आ रहे हैं, और इवन कि हमारे फैमिली रिलेशन में भी हैं। वो मैडम को इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैडम उनसे यानी कि आप दिल की बातें लेडी शेयर कर सकते हैं, मेरे से इतना नहीं कर सकते। और मैं सेकंड थिंग है कि मैं इतना ज़्यादा फ्री नहीं होता, मेरे को और भी बाकी सारे काम देखने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा पेशेंट के साथ नहीं होता। मैडम फीमेल पेशेंट के साथ मैडम ज़्यादा होते हैं, बाकी जेंट्स के साथ तो मैं चलो अच्छा डील कर ही लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब हमारी ऑडियंस को अभी बड़ी मुश्किल से आपकी अपॉइंटमेंट मिली। अनफिल्टर्ड बाय रसीब की जो ऑडियंस है, लगभग 15 से 20 हज़ार ऑडियंस है, तो उनको आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे तो आप कैमरे में देखकर कह सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक्सरे, ECG, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड और सर्जरी की सुविधा भी है। जब किसी को कोई इमरजेंसी पड़े तो
आप फ़ोन नंबर भी हैं हमारे, आप फ़ोन करके भी आ सकते हैं। वैसे डे टाइम तो खुला ही होता है, रात को अगर प्रॉब्लम हो कहीं आसपास में कोई ऐसा लगता है तो आप फ़ोन करके आ सकते हैं। हमारे तो यही रहता है कि हम पेशेंट को जल्दी ठीक करके उनको उनके घर भेजें। हम पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं लेते, हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होके अपने घर चला, स्वस्थ होके अपने घर चला जाए। और एक बार हमें सेवा का अवसर ज़रूर दें। तो अनफिल्टर्ड बाय राजीव में आज मैंने आपसे रूबरू करवाया डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, मशहूर सोनोलॉजिस्ट, सर्जन और जनरल फिजिशियन। तो जो व्यक्ति के ज़िंदगी का जो पैरामीटर होता है वह सामाजिक दायरे में भी होता है, आर्थिक दायरे में भी होता है, राजनीतिक भी उसका दायरा होता है और साथ में शारीरिक भी उसका दायरा होता है। हर चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम है उसका निदान, कोई भी समस्या है उसका निदान हमारे आसपास ही होता है। अपना हॉस्पिटल तलवाड़ा में काफ़ी मशहूर है, हलेड रोड पर है। तलवाड़ा बस स्टैंड से लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर। काफ़ी दूर दूर से पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, डॉक्टर साहब से सलाह ले रहे हैं, उनसे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनसे स्कैनिंग करवा रहे हैं। कई डिलीवरी केसेस हैं जो अपना स्कैनिंग करवाने आते हैं लीगली, है ना, क्योंकि स्कैनिंग का भी अभी जो भारत सरकार के जो नियम हैं उसके अधीन ही यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो स्कैनिंग होते हैं। कई बार अचानक फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंटल केस, वो भी आते हैं। सुबह से शाम तक डॉक्टर साहब बिजी रहते हैं और एक बिजी शेड्यूल में से उन्होंने मुझे टाइम दिया ताकि मैं उनकी आवाज़ को, उनकी सोच को आप तक पहुंचा सकूं। और मैं अपने दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़े, जो भी डॉक्टर साहब ने आपके साथ बातें शेयर की, तो आप ज़रूर उनको एक बार सेवा का अवसर दें। अनफिल्टर्ड बाय राजीव में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।